अच्छी स्थिति पर हम पढ़ चुके हैं। जैसे जब द्विध्रुव के, ये द्विध्रुव है यहाँ -q, ये +q, इसके जब सीध में अक्ष में, जैसे आप कहीं देख मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, तो आप जानते हो ये x वाली लाइन होती है और ये y वाली लाइन होती है। तो जो x पर स्थित होता है, x पर स्थित होता है, इसको हम अक्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कहते हैं। और जो y पर इसके लंबवत होता है, इसको हम क्या कहते हैं? निरक्षीय कहते हैं। ये जानते हो, ये निरक्षीय कहते हैं। तो ये अक्षीय और निरक्षीय, तब जब इसके अक्ष में स्थित होगा, मतलब अगर यहाँ होगा और यहाँ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तो हम कहेंगे कि अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी होगी। लेकिन अगर इसके लंबवत है, कहीं मान लो ये है या यहाँ है, इसके लंबवत है, यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर, इधर को इधर बना दे रहे हैं साफ साफ। जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है अल्प दूरी का, ये -q है, ये +q है, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव। इसके एक निरक्षीय स्थिति में, मतलब इस पे लंबवत एक बिंदु है P, क्या है? P, जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। मान लो ये r दूरी पर स्थित है, इससे कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी जो है वो 2l है। इनके और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। ये जान लो, ये वाला पॉइंट इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, O। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? l, और इसके बीच की दूरी भी l, ठीक है। अब देखो, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इनके बीच की दूरी, इसको हम अगर b मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं, तो AB की दूरी 2l है और BO की दूरी l है और OA की दूरी l है। इसको हम यहां से मिला देते हैं, ऐसे इसको इधर मिला देते हैं, ठीक, ये मिला देते हैं। अब जो -q है, -q से जो एनर्जी लगेगी, मतलब जो एनर्जी आएगी, वो क्या होगा? तो E, तीव्रता। जैसे वो देखो, -q क्या करता है? रिपेल करता है ना। तो ये क्या करेगा? एनर्जी किस दिशा में लगाएगा? तीव्रता इधर होगी। और जो ये वाला कंपोनेंट, ये +q है, +q क्या होगा? +q खींचेगा, है ना, +q खींचेगा, तो E जो होगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा, इधर लगेगा E1 और इधर लगेगा E2, ठीक। अब आप एक चीज और जानो कि जैसे कोई चीज है, जैसे ये है, ये कोण, अगर ये थीटा बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक, जैसे इसको हम अगर दो भागों में बांटते हैं, जैसे दो भागों में बांटे और इसके जगह पर अगर थीटा बना रहा है, तो यहाँ दो कंपोनेंट निकल के आते हैं। एक इसको कहते हैं cos थीटा, ठीक है, और इसको कहते हैं, जिसमें थीटा नहीं रहता है उसको कहते हैं sin थीटा, ठीक है, इसको कहेंगे cos थीटा। तो इसमें देखो, ये थीटा एंगल पर था, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे, इसको, इस वाले को। तो जब हम दो भागों में बांटेंगे तो समकोणिक घटक ले लेंगे, समकोणिक घटक। तो क्या करेगा? ये दो भागों में बांट देगा, जैसे ये एक इधर, एक इधर, ये एक समकोणिक घटक हो गया, देखो समकोण बना रहा है, ये एक समकोणिक घटक हो गया, ये हो गया। अब जिसमें थीटा है, देखो इसमें थीटा था, इसमें भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम cos लिखेंगे, तो E1 cos थीटा, ठीक। और फिर इसको क्या लिखेंगे?
E2 क्यों लिखेंगे, E1 क्यों बांटा है, तो E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा ये लिखेंगे। ठीक, इसको दो घटकों में हमने विभाजित कर लिया, बांट लिया। अब बात आती है E2 की। E2 के लिए समकोणिक घटक बनाए, तो E2 के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखो बना हुआ है, जिसमें थीटा होता है। तो ये देखो, ये थीटा एक आंतर कोण है, तो थीटा कहाँ बनेगा, इसमें बनेगा, बनेगा। तो थीटा जहां बनता है वही cos थीटा होता है। तो E1 जो है, E1 cos थीटा, यही वाला क्या होगा इसमें, E2 cos थीटा हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा। तो E1 cos थीटा है, वही क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। और साइन थीटा किधर बनेगा, इधर बनेगा, ये बार पे क्या बनेगा, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। इतना समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया होगा। क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, फिर से बता दे रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव है जो अल्प दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव कोई भी होता है वो अल्प दूरी पर ही होता है। अभी हम बाद में जो है उसको ले लेंगे कि L मच लेस देन R, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये अल्प दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी हमने मान लिया 2L है, इसके मध्य बिंदु O है, तो यहां से दूरी L हो जाएगी BO की, और OA की दूरी भी L हो जाएगी। ठीक, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -Q से हम P पर एक काल्पनिक रेखा खींचे हैं, और +Q से भी काल्पनिक रेखा खींचे हैं। ये जो तीव्रता होगी उसको प्रतिकर्षित करता है -Q, तो ये इधर जाएगा, और ये +Q आकर्षित करेगा, तो ये इधर आएगा। E1 उधर जाएगा, E2 इधर आएगा। समझ में आया। E1 जो है उसको हमने दो भागों में बांट दिया है समकोणिक घटक लेके। ठीक है, तो थीटा एंगल इधर बना रहा है, तो ये E1 cos थीटा मान लिए हैं, इसको E1 sin थीटा मान लिए। जब E2 को बांटा गया है तब इसके भी दो घटक बनेंगे। एक थीटा जो होगा उसमें cos थीटा हो जाएगा, तो E2 cos थीटा, और जिसमें थीटा नहीं है वो हो जाएगा E1 E2 sin थीटा। इतना समझ में आ गया। अब चलो इतना लिख लेते हैं। और P के बीच की दूरी क्या है, और A और P के बीच की दूरी क्या है, दोनों हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करें, BP की दूरी पहले निकालते हैं। BP बराबर, अब यहां देखो, हमें यहां से और यहां तक की दूरी तो पता है नहीं, कि पता है, नहीं पता है। लेकिन अगर हम त्रिभुज, ये त्रिभुज कौन सा, BPO ले लें, क्या ले लें, त्रिभुज BPO। इस त्रिभुज को इमेजिन कर लें, तो ये आधार हो जाएगा, ये वाला, ये कर्ण हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। और आपने 10th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां से हम BP स्क्वायर निकाल लेंगे। तो BP स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला बन जाएगा फार्मूला, BP स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर मतलब PO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हो जाएगा। बताओ, ये हो जाएगा। तो PO की वैल्यू हमें पता है, PO की वैल्यू R है, यहाँ R स्क्वायर, और प्लस OB की वैल्यू क्या है, L, तो ये L स्क्वायर। तो ये BP स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम BP इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें जब फार्मूला में रखना पड़ेगा तो दूरी का वर्ग रखना पड़ता है, Q/, दूरी का वर्ग, तो BP का स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो हम फायदा क्या है इसमें कि फर्जी जो है क्रिटिकल इसको बनाए, तो हम BP स्क्वायर निकाल लिए हैं। BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही जब हम त्रिभुज OPA को इमेजिन करेंगे, इसको छोड़ के OPA को देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लंब, ये हो जाता है आधार, और ये हो जाता है कर्ण।
यहां भी वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो AP निकल आएगा। तो AP स्क्वायर क्या निकल आएगा, AP स्क्वायर क्या निकल आएगा, इसमें देखो AP स्क्वायर में तो लंब का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर क्या है R, तो R स्क्वायर और प्लस ये दूरी क्या है L, तो L स्क्वायर, मतलब ये समान दूरी पर स्थित है। देखो है जितना BP है उतना ही AP है, तो BP और AP दोनों हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम E1 निकालते हैं। E1 कितना है, E1 का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 नहीं लिखना है, Q1 लिखना है Q दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी का स्क्वायर यानी BP स्क्वायर, यही तो है दूरी का स्क्वायर। जैसे हम इसको अगर BP ही निकाले तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कर दें, ये कर दें, यही तो हो जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे लाके तो यही फिर आ जाएगा, बताओ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो आ जाएगा, यही आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ गई E1 की। ठीक है, E1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ एक बात देखो कि इसकी दिशा किधर है, तो इसकी दिशा BP की तरफ है, तो हम इसकी दिशा भी ब्रैकेट में लिख देंगे कि BP के दिशा में, किसकी दिशा में है, BP की दिशा में। ऐसे जब हम E2 निकालेंगे तो E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आ जाएगा। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, AP है, AP में लिखा हुआ है, तो लेकिन ये P से A की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे PA की दिशा में, इतना समझ में आया। अब हम E1 और E2 निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि E1 और E2 तो दोनों बराबर हैं, देख रहे हो E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर है। तो E1 है बराबर E2 के, E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 से, अभी यही लिखाएंगे आपको, इस समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ E1 के जगह पर E2 या E2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, नोट E2 sin थीटा लिखा था, E2 cos थीटा लिखा था। अब जब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। अगर हम देखो पूरा लिखें, अगर हम सबको लिखें जोड़ के तो क्या हो जाएगा, एक E2 sin थीटा आएगा और माइनस में आएगा E2 sin थीटा और प्लस में आएगा E1 sin थीटा, और E1 E2 क्या है, दोनों बराबर हैं। तो E2 sin थीटा को E2 sin थीटा भी लिख सकते हैं E1 sin थीटा को, जैसे E1 sin थीटा को जब ये दोनों E1 E2 बराबर हैं तो E2 sin थीटा भी तो लिख सकते हैं, E2 sin थीटा भी तो लिख सकते हैं। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ेंगे तो ये तो एक दिशा में था, तो ये दोनों प्लस हो गया, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट ही जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत होना। जैसे जो हमने E1 cos थीटा E2 cos थीटा यही दोनों घटक लिख दिए हैं, ये दोनों कहाँ लिखे हैं, ये दोनों नहीं लिखे हैं, ये दोनों इसी नहीं लिखे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में है, तो इसलिए अभी ये कट ही जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, तो इसको हमने नहीं लिखा है। तो परिणामी तीव्रता जो हमारा आया वो क्या आ गया 2E1 cos थीटा। आगे देखो
तो जो 2e1 cos थीटा आया है उसमें जो है e की वैल्यू आई है, तो e की वैल्यू में e1 की जो वैल्यू है वो हम रख दें। ठीक है, e बराबर क्या आया है 2e1 cos थीटा, तो 2 और e1 की वैल्यू क्या है, e1 की वैल्यू हम यहां से रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और cos थीटा ये लिख सकते हैं। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लें कि cos थीटा क्या होगा। तो cos थीटा, अब हमने फिगर तो हटा दिया है लेकिन आप अपने कॉपी में देख लो, OB कहाँ बनाया है, OB, ठीक है, OB और PB देखो, OB और PB अपान हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या होता है cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो क्या हो जाएगा cos थीटा का सभी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। एक मिनट, आधार बटे कर्ण होता है। हाँ आधार बटे कर्ण वो भी अपॉन पी, हाँ आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका देखो OB है देखो अपनी कॉपी में देखो OB है और कर्ण जो है वो PB है। तो आधार बटे कर्ण यही लगा देंगे तो cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी आधार बटे कर्ण, तो बराबर क्या हो जाएगा, OB अपान PB ही तो है आधार, तो OB अपान PB। तो OB की वैल्यू क्या है L, OB की वैल्यू है L और PB की वैल्यू क्या है r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, यही तो है। और अंडर रूट है इसका मतलब ये, इसकी पावर क्या है, हाफ है। अंडर रूट का मतलब यही तो होता है कि उसके जो पूरा होल पावर लिखा हुआ है वो हाफ है, यही लिखा है, वर्ग ही तो है, तो 1/2 हो जाएगा पावर में। तो cos थीटा बराबर आ गया L अपान r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर हाफ। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। cos थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन इस वाले में रख दें, ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर लिख दे रहे हैं तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी L अपान r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर। ठीक, इतना समझ में आया। इतना करने के बाद अब आप द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, कल बताया गया था 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वो कितना होता है 2QL, जो कि ऊपर लिखा है 2QL, देख सकते हो 2QL। तो हम लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो ये हो जाएगा E बराबर 2QL, P हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना, हाफ, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अभी बताया था कि ये बहुत ही जो प्लस Q1 और माइनस Q1 चार्ज है बहुत ही कम दूरी है इसी में, और इसी को हम 2 भागों में बांटते हैं तब हमें OB और OA आता है। तो बहुत कम दूरी है किसके अपेक्षा, R के अपेक्षा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि बिकॉज L जो है वो बहुत छोटा है किसकी अपेक्षा, R के, मच लेस देन R, ये मच लेस देन का साइन है 2 बार, तो ये R, L जो है वो बहुत छोटा है R की अपेक्षा। ठीक है, L मच लेस देन R, तो हम यहाँ से L को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से L को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और
इसको हमने आर को एल को नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा पी आर स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, उसको बाई 2 करने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये तो समझ में आया। और जब ये आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 1/2, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तब देखो क्या हो जाएगा, E/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब तो समझ में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आर ही बचेगा। बचेगा तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। यही हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिख लेते हैं।